अध्याय 2 पाठ 2 वित्तीय साक्षरता सिखाने का कारण क्या है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। 1990 में माइक ने अपने पिता की साम्राज्य का नियंत्रण संभाला और वास्तव में वह अपने पिता से बेहतर काम कर रहा है। हम हर साल 1 या 2 बार गोल्फ कोर्स पर मिलते हैं। वह और उसकी पत्नी आपसे कल्पना से भी ज्यादा अमीर हैं। रिच डैड का साम्राज्य अच्छे हाथों में है और माइक अब अपने बेटे को अपना स्थान लेने के लिए तैयार कर रहा है, जैसे उसके पिता ने हमें तैयार किया था। 1994 में मैंने 47 साल की उम्र में रिटायरमेंट लिया और मेरी पत्नी किम 37 साल की थी। रिटायरमेंट का मतलब काम नहीं करना नहीं है। हमारे लिए इसका मतलब है कि अप्रत्याशित विनाशकारी बदलावों को छोड़कर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हमारी संपत्ति स्वचालित रूप से बढ़ती है जो महंगाई से आगे रहती है। हमारे पास ऐसे पर्याप्त संपत्ति हैं जो खुद से बढ़ने के लिए पर्याप्त हैं। यह एक पेड़ लगाने के समान है। आप इसे वर्षों तक पानी देते हैं और फिर एक दिन इसे आपकी और आवश्यकता नहीं होती। इसकी जड़ें गहराई में स्थापित होती हैं। फिर वह पेड़ आपके आनंद के लिए छाया प्रदान करता है। माइक ने साम्राज्य चलाने का विकल्प चुना और मैंने रिटायर होने का विकल्प चुना। जब भी मैं लोगों के समूहों से बात करता हूं, वे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं क्या सलाह दूंगा। मैं कैसे शुरू करूं? क्या कोई किताब है जिसे आप सिफारिश करेंगे? मैं अपने बच्चों की तैयारी के लिए क्या करूं? आपकी सफलता का रहस्य क्या है? मैं लाखों कैसे बनाऊं? जब भी मैं इनमें से किसी एक सवाल को सुनता हूं, मुझे निम्नलिखित कहानी की याद आती है। सबसे अमीर व्यापारी। 1923 में हमारे सबसे महान नेताओं और सबसे अमीर व्यवसायियों का एक समूह शिकागो के एस्बोटर बीच होटल में एक बैठक कर रहा था। उनमें चार्ल्स श्वाब, सबसे बड़े स्वतंत्र स्टील कंपनी के प्रमुख, सैमुअल इंसुल, दुनिया के सबसे बड़े उपयोगिता के राष्ट्रपति, हॉवर्ड हॉब्सन, सबसे बड़े गैस कंपनी के प्रमुख, इवर क्रूगर, इंटरनेशनल मैच कंपनी के राष्ट्रपति, जो उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, लियोन फ्रेजियर, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के राष्ट्रपति, रिचर्ड व्हिटनी, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के राष्ट्रपति, आर्थर कॉटन और जेसी लिवरमोर, दो सबसे बड़े स्टॉक सट्टेबाज, और अल्बर्ट फॉल, राष्ट्रपति हार्डिंग के कैबिनेट के एक सदस्य यह शामिल थे। 25 साल बाद इनमें से 9 टाइटन्स ने अपनी जिंदगी इस तरह समाप्त की। श्वाब ने 5 साल तक उधार के पैसे पर जीने के बाद निराधार मर गया। इंसुल एक विदेशी भूमि में गरीब मर गया और क्रूगर और कॉटन भी गरीब मर गए। हॉब्सन पागल हो गया। व्हिटनी और अल्बर्ट फॉल को जेल से रिहा किया गया और फ्रेजियर और लिवरमोर ने आत्महत्या कर ली। मुझे संदेह है कि कोई यह कह सकता है कि इन लोगों के साथ वास्तव में क्या हुआ। अगर आप तारीख देखें 1923, तो यह 1929 के बाजार में गिरावट और महान मंदी से ठीक पहले का समय था, जो मुझे लगता है कि इन लोगों और उनके जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा होगा। मुद्दा यह है, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बदलाव इन लोगों की तुलना में अधिक और तेजी से हो रहा है। मुझे संदेह है कि आने वाले वर्षों में कई उतार चढ़ाव होंगे जो इन लोगों के सामने आए उतार चढ़ाव के समान होंगे। मुझे चिंता है कि बहुत से लोग पैसे पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपनी शिक्षा पर नहीं। अगर लोग लचीले रहने, खुला मन रखने और सीखने के लिए तैयार हैं, तो वे कठिन बदलावों के बावजूद और भी अमीर बनते जाएंगे। अगर वे सोचते हैं कि पैसे से समस्याएं हल होंगी, तो उनका सफर कठिन होगा। बुद्धिमत्ता समस्याओं को हल करती है और पैसे का उत्पादन करती है।
वित्तीय बुद्धिमत्ता के बिना पैसा जल्द ही चला जाता है। जिंदगी में अधिकांश लोग यह समझने में असफल होते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप कितना पैसा बचाते हैं। हमने सभी ने उन लॉटरी विजेताओं की कहानियां सुनी हैं जो गरीब होते हैं, फिर अचानक अमीर बन जाते हैं और फिर से गरीब हो जाते हैं। वे लाखों जीतते हैं, लेकिन जल्द ही वापस उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वे थे। या उन पेशेवर एथलीटों की कहानियां जो 24 साल की उम्र में लाखों कमा रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद एक पुल के नीचे सो रहे हैं। मुझे एक युवा बास्केटबॉल खिलाड़ी की कहानी याद है जो 1 साल पहले लाखों में था। आज केवल 29 साल की उम्र में वह दावा करता है कि उसके दोस्त, वकील और अकाउंटेंट ने उसका पैसा ले लिया और उसे न्यूनतम वेतन पर एक कार वॉश में काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे कार वॉश से निकाल दिया गया क्योंकि उसने कारों को साफ करते समय अपनी चैंपियनशिप रिंग उतारने से इनकार कर दिया। उसकी कहानी ने राष्ट्रीय समाचारों में जगह बनाई और वह अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील कर रहा है, दावा करते हुए कि यह उसकी आर्थिक कठिनाई और भेदभाव का मामला है। वह कहता है कि यह रिंग उसके पास बची हुई एकमात्र चीज है और अगर इसे उससे छीन लिया गया तो वह टूट जाएगा। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो तात्कालिक करोड़पति बन गए, और जबकि मैं खुश हूं कि कुछ लोग अमीर और अमीर हो गए हैं, मैं उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देता हूं कि लंबे समय में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा कमाते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप कितना रखते हैं और इसे कितनी पीढ़ियों तक बनाए रखते हैं। तो जब लोग पूछते हैं मैं कहां से शुरू करूं या मुझे जल्दी अमीर बनने का तरीका बताओ, तो वे अक्सर मेरे जवाब से बहुत निराश होते हैं। मैं बस उन्हें वही बताता हूं जो मेरे अमीर पिता ने मुझे बचपन में कहा था। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको वित्तीय साक्षरता हासिल करनी होगी। यह विचार मेरे दिमाग में हर बार गूंजता था जब हम एक साथ होते थे। जैसा कि मैंने कहा, मेरे शिक्षित पिता ने किताबें पढ़ने के महत्व पर जोर दिया, जबकि मेरे अमीर पिता ने वित्तीय साक्षरता में महारत हासिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अगर आप एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आपको एक गहरा गड्ढा खोदना है और एक मजबूत नींव डालनी है। अगर आप उपनगरों में एक घर बनाना चाहते हैं तो आपको केवल एक 6 इंच की कंक्रीट की स्लैब डालने की आवश्यकता है। अधिकांश लोग अमीर बनने की कोशिश में 6 इंच की स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा स्कूल प्रणाली, जो कृषि युग में बनाई गई थी, अभी भी बिना नींव के घरों में विश्वास करती है। मिट्टी के फर्श अभी भी प्रचलन में हैं। इसलिए बच्चे स्कूल से लगभग बिना किसी वित्तीय नींव के स्नातक होते हैं। एक दिन नींद रहित और कर्ज में डूबे उपनगर में अमेरिकी सपने को जीते हुए वे तय करते हैं कि उनके वित्तीय समस्याओं का जवाब जल्दी अमीर बनने का कोई तरीका खोजना है। आसमान छूने वाले इस भवन का निर्माण शुरू होता है। यह तेजी से ऊपर उठता है और जल्द ही एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बजाय हमारे पास उपनगर की झुकी हुई मीनार है। नींद रहित रातें लौट आती हैं। जहां तक माइक और मेरी वयस्कता का सवाल है, हमारे दोनों विकल्प संभव थे क्योंकि हमें बच्चों के रूप में मजबूत वित्तीय नींव डालने के लिए सिखाया गया था। लेखा शायद दुनिया का सबसे उलझन भरा, बोरिंग विषय है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक अमीर बनना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण विषय हो सकता है। अमीर पिता के लिए सवाल था कि एक बोरिंग और उलझन भरे विषय को कैसे बच्चों को सिखाया जाए। उन्होंने जो उत्तर पाया वह इसे चित्रों में सिखाना था। मेरे अमीर पिता ने माइक और मेरे लिए एक मजबूत वित्तीय नींव डाली। चूंकि हम सिर्फ बच्चे थे, उन्होंने हमें सिखाने के लिए एक सरल तरीका बनाया।
वर्षों तक उन्होंने केवल चित्र बनाए और कुछ ही शब्दों का उपयोग किया। माइक और मैंने सरल चित्रों, शब्दजाल, पैसे की गति को समझा और फिर बाद के वर्षों में अमीर पिता ने संख्याएं जोड़ना शुरू किया। आज माइक ने बहुत अधिक जटिल और परिष्कृत लेखा विश्लेषण में महारत हासिल कर ली है क्योंकि उसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए यह करना पड़ा। मैं उतना परिष्कृत नहीं हूं क्योंकि मेरा साम्राज्य छोटा है, फिर भी हम एक ही सरल नींव से आए हैं। आने वाले पृष्ठों में मैं आपको वही सरल रेखाचित्र प्रदान करता हूं जो माइक के पिता ने हमारे लिए बनाए थे। हालांकि ये बुनियादी हैं, ये चित्र दो छोटे लड़कों को एक मजबूत और गहरी नींव पर महान धन बनाने में मार्गदर्शन करने में मदद करते हैं। अमीर लोग संपत्तियां प्राप्त करते हैं। गरीब और मध्य वर्ग उन दायित्वों को प्राप्त करते हैं जिन्हें वे संपत्तियां समझते हैं। नियम 1, आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर जानना होगा और संपत्तियां खरीदनी होंगी। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो यह सब कुछ है जो आपको जानने की आवश्यकता है। यह नियम नंबर 1 है। यह एकमात्र नियम है। यह सुनने में बेहद सरल लग सकता है, लेकिन अधिकांश लोगों को नहीं पता कि यह नियम कितना गहरा है। अधिकांश लोग वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर नहीं जानते। अमीर लोग संपत्तियां प्राप्त करते हैं। गरीब और मध्य वर्ग उन दायित्वों को प्राप्त करते हैं जिन्हें वे संपत्तियां समझते हैं, अमीर पिता ने कहा। जब अमीर पिता ने माइक और मुझे यह समझाया तो हमने सोचा कि वह मजाक कर रहे हैं। हम लगभग किशोर थे और अमीर बनने का राज जानने की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यह उसका जवाब था। यह इतना सरल था कि हमने इसके बारे में सोचने के लिए लंबे समय तक रुक गए। संपत्ति क्या होती है? माइक ने पूछा। अभी चिंता मत करो, अमीर पिता ने कहा। बस इस विचार को समझने दो। अगर आप इस सरलता को समझ सकते हैं तो आपका जीवन एक योजना होगी और यह वित्तीय रूप से आसान होगा। यह सरल है। यही कारण है कि यह विचार छूट जाता है। आपका मतलब है कि हमें केवल यह जानने की आवश्यकता है कि संपत्ति क्या होती है, उन्हें प्राप्त करें और हम अमीर हो जाएंगे, मैंने पूछा। अमीर पिता ने सिर हिलाया। यह उतना ही सरल है। अगर यह इतना सरल है तो फिर सभी लोग अमीर क्यों नहीं हैं? मैंने पूछा। अमीर पिता मुस्कुराए। क्योंकि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर नहीं जानते। मुझे याद है कि मैंने पूछा, बड़े लोग इतने गुमराह कैसे हो सकते हैं? अगर यह इतना सरल है, अगर यह इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर हर कोई यह जानना क्यों नहीं चाहता? अमीर पिता को संपत्तियों और दायित्वों के बारे में समझाने में केवल कुछ मिनट लगे। एक वयस्क के रूप में मुझे अन्य वयस्कों को इसे समझाने में कठिनाई होती है। इस विचार की सरलता उनसे बच जाती है क्योंकि उन्हें अलग तरह से शिक्षित किया गया है। उन्हें अन्य शिक्षित पेशेवरों जैसे कि बैंकर, अकाउंटेंट, रियल एस्टेट एजेंट, वित्तीय योजनाकार आदि द्वारा सिखाया गया था। कठिनाई तब होती है जब वयस्कों से कहा जाता है कि वे फिर से सीखें या फिर से बच्चे बनें। एक बुद्धिमान वयस्क अक्सर इसे सरल परिभाषाओं पर ध्यान देना अपमानजनक मानता है। अमीर पिता किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? इसे सरल रखें, बेवकूफ, या इसे सुपर सरल रखें? इसलिए उन्होंने हमारे लिए इसे सरल रखा और इससे हमारी वित्तीय नींव मजबूत हो गई। तो क्या चीजों को उलझन में डालती है? इतनी सरल चीजें इतनी गड़बड़ क्यों हो जाती हैं? कोई ऐसा संपत्ति क्यों खरीदेगा जो वास्तव में एक दायित्व हो? इसका उत्तर मूलभूत शिक्षा में पाया जाता है। हम साक्षरता शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हैं, न कि वित्तीय साक्षरता पर। किसी चीज को संपत्ति या दायित्व होने की परिभाषा शब्दों में नहीं है।
वास्तव में अगर आप वास्तव में उलझन में पड़ना चाहते हैं तो शब्दकोश में संपत्ति और दायित्व शब्दों को देखें। मुझे पता है कि परिभाषा प्रशिक्षित अकाउंटेंट के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम वयस्क अक्सर यह स्वीकार करने के लिए बहुत गर्वित होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। हम छोटे लड़कों के लिए, अमीर पिता ने कहा, संपत्ति को परिभाषित करने वाले शब्द नहीं बल्कि संख्या हैं। और अगर आप संख्याओं को पढ़ नहीं सकते तो आप एक संपत्ति और जमीन में एक गड्ढे के बीच का अंतर नहीं बता सकते। लेखन में अमीर पिता कहते, यह संख्याएं नहीं हैं बल्कि जो संख्याएं आपको बता रही हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे शब्द। यह शब्द नहीं है बल्कि वह कहानी है जो शब्द आपको बता रहे हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको संख्याओं को पढ़ना और समझना होगा। अगर मैंने यह एक बार सुना तो मैंने इसे अपने अमीर पिता से 1000 बार सुना। और मैंने यह भी सुना, अमीर लोग संपत्तियां प्राप्त करते हैं और गरीब और मध्य वर्ग दायित्व प्राप्त करते हैं। यहाँ बताया गया है कि संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर कैसे बताया जाए। अधिकांश अकाउंटेंट और वित्तीय पेशेवर परिभाषाओं से सहमत नहीं हैं, लेकिन ये सरल चित्र दो छोटे लड़कों के लिए मजबूत वित्तीय नींव की शुरुआत थे। एक संपत्ति मेरे जेब में पैसे डालती है। एक दायित्व मेरे जेब से पैसे निकालती है। चित्र के शीर्ष भाग को आय विवरण कहा जाता है, जिसे अक्सर लाभ-हानि विवरण भी कहा जाता है। यह आय और व्यय को मापता है, पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। चित्र का निचला भाग बैलेंस शीट है। इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संपत्तियों को दायित्वों के खिलाफ संतुलित करना होता है। कई वित्तीय नौसिखिए आय विवरण और बैलेंस शीट के बीच के संबंध को नहीं जानते और इस संबंध को समझना महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे अमीर पिता ने दो छोटे लड़कों से सरलता से कहा कि संपत्तियां आपके जेब में पैसे डालती हैं। अच्छा, सरल और उपयोगी। संपत्तियां, बैलेंस शीट, दायित्व, आय, व्यय। अब जब संपत्तियों और देनदारियों को चित्रों के माध्यम से परिभाषित किया गया है, तो शब्दों में मेरी परिभाषाएं समझना शायद आसान हो जाएगा। एक संपत्ति वह है जो मेरे जेब में पैसे डालती है। एक देनदारी वह है जो मेरे जेब से पैसे निकालती है। यही वह सब कुछ है जो आपको जानने की जरूरत है। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बस अपनी जिंदगी संपत्तियां खरीदने में बिताएं। यदि आप गरीब या मध्यम वर्ग के बनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी देनदारियां खरीदने में बिताएं। शब्दों और संख्याओं में अशिक्षा वित्तीय संघर्ष की नींव है। यदि लोगों को वित्तीय समस्याएं हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वह शब्दों में हो या संख्याओं में। अमीर अमीर हैं क्योंकि वे उन लोगों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में अधिक साक्षर हैं जो वित्तीय रूप से संघर्ष करते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना और अपनी संपत्ति बनाए रखना चाहते हैं तो वित्तीय साक्षरता में होना जरूरी है, चाहे वह शब्दों में हो या संख्याओं में। चित्रों में तीर नकदी के प्रवाह या कैश फ्लो का प्रतिनिधित्व करते हैं। केवल संख्याएं अकेले कोई महत्व नहीं रखती, जैसे कि बिना संदर्भ के शब्द भी कोई महत्व नहीं रखते। यह कहानी है जो मायने रखती है। वित्तीय रिपोर्टिंग में संख्याओं को पढ़ना यह देखना है कि नकदी कहाँ बह रही है। अधिकांश परिवारों में से 80% में वित्तीय कहानी एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है जिसमें आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। हालांकि यह प्रयास व्यर्थ है क्योंकि वे अपनी जिंदगी देनदारियां खरीदने में बिताते हैं बजाय संपत्तियां खरीदने के। यह एक गरीब व्यक्ति का नकदी प्रवाह पैटर्न है। इन सभी चित्रों को स्पष्ट रूप से अधिक सरलता से दर्शाया गया है।
हर किसी के पास रहने के खर्च, भोजन, आश्रय और कपड़ों की आवश्यकता होती है। ये चित्र एक गरीब, मध्यवर्गीय और अमीर व्यक्ति के जीवन में नकदी के प्रवाह को दिखाते हैं। यह नकदी प्रवाह ही यह कहानी बताता है कि एक व्यक्ति अपने पैसे को कैसे संभालता है। मैंने अमेरिका के सबसे अमीर पुरुषों की कहानी से शुरुआत इसीलिए की है ताकि यह स्पष्ट कर सकूं कि यह विश्वास करना कि पैसा सभी समस्याओं का समाधान करेगा, एक गलती है। यही कारण है कि जब भी मैं सुनता हूं कि लोग मुझसे पूछते हैं कि जल्दी अमीर कैसे बने या कहां से शुरुआत करें, तो मैं चिढ़ जाता हूं। मैं अक्सर सुनता हूं, मैं कर्ज में हूं, इसलिए मुझे और पैसे कमाने की जरूरत है। नकदी प्रवाह यह कहानी बताता है कि एक व्यक्ति पैसे को कैसे संभालता है। लेकिन अधिक पैसा अक्सर समस्या का समाधान नहीं करता। वास्तव में यह समस्या को और बढ़ा सकता है। पैसा अक्सर हमारे दुखद मानव दोषों को स्पष्ट करता है, यह दिखाते हुए कि हमें क्या नहीं पता। यही कारण है कि अक्सर जब कोई अचानक नकदी की लहर में आता है, मान लीजिए एक विरासत, एक वेतन वृद्धि या लॉटरी जीत, तो वह जल्द ही उसी वित्तीय अव्यवस्था में लौट आता है, अगर और बुरा नहीं है जो वह पहले था। पैसा केवल आपके मन में चल रहे नकदी प्रवाह पैटर्न को उजागर करता है। यदि आपका पैटर्न यह है कि आप जो भी प्राप्त करते हैं उसे खर्च करते हैं, तो संभवतः नकदी में वृद्धि केवल खर्च में वृद्धि का परिणाम बनेगी। इस प्रकार यह कहावत सच होती है, एक बेवकूफ और उसका पैसा एक बड़ी पार्टी है। मैंने कई बार कहा है कि हम स्कूल जाते हैं ताकि शैक्षणिक और पेशेवर कौशल प्राप्त कर सकें, जो दोनों महत्वपूर्ण हैं। हम अपने पेशेवर कौशल के साथ पैसे कमाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यदि कोई शैक्षणिक रूप से अच्छा प्रदर्शन करता था, तो लोग मानते थे कि यह उज्ज्वल छात्र एक मेडिकल डॉक्टर बनेगा, क्योंकि यह वह पेशा था जिसमें सबसे बड़ी वित्तीय इनाम का वादा था। आज डॉक्टर ऐसे वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो मैं अपने सबसे बुरे दुश्मन पर भी नहीं चाहता। बीमा कंपनियां व्यवसाय पर नियंत्रण रखती हैं, प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल, सरकारी हस्तक्षेप और गलत अभ्यास के मुकदमे। आज बच्चे प्रसिद्ध एथलीट, फिल्म सितारे, रॉक सितारे, सुंदरता की रानी या सीईओ बनना चाहते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां प्रसिद्धि, पैसा और प्रतिष्ठा है। यही कारण है कि आज के बच्चों को स्कूल में प्रेरित करना इतना कठिन है। वे जानते हैं कि पेशेवर सफलता अब केवल शैक्षणिक सफलता से जुड़ी नहीं है, जैसे कि पहले हुआ करता था। चूंकि छात्र स्कूल छोड़ते हैं बिना वित्तीय कौशल के, इसलिए लाखों शिक्षित लोग अपने पेशे में सफलतापूर्वक कार्य करते हैं, लेकिन बाद में खुद को वित्तीय संघर्ष में पाते हैं। वे अधिक मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। उनकी शिक्षा में जो कमी है वह पैसे कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि पैसे का प्रबंधन करने का तरीका है। इसे वित्तीय क्षमता कहा जाता है। आप पैसे बनाने के बाद उसके साथ क्या करते हैं, कैसे लोगों को इसे आपसे छीनने से रोकते हैं, इसे लंबे समय तक कैसे रखते हैं और कैसे उस पैसे को आपके लिए मेहनत कराते हैं। अधिकांश लोग नहीं समझते कि वे वित्तीय रूप से क्यों संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वे नकदी प्रवाह को नहीं समझते। एक व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है, पेशेवर रूप से सफल हो सकता है और वित्तीय रूप से अशिक्षित भी हो सकता है। ये लोग अक्सर इतनी मेहनत करते हैं जितनी उन्हें आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने मेहनत करना सीखा है, लेकिन अपने पैसे को उनके लिए मेहनत करना नहीं सीखा है। एक वित्तीय सपने की खोज कैसे वित्तीय दुःस्वप्न में बदल जाती है। मेहनती लोगों की क्लासिक कहानी का एक निर्धारित पैटर्न होता है। हाल ही में शादीशुदा, खुश और उच्च शिक्षित युवा जोड़ा अपने संकुचित किराए के अपार्टमेंट में जाता है।
तुरंत वे समझ जाते हैं कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक की तरह सस्ते में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट संकुचित है। वे अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। अब उनके पास दो आय हैं और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं। उनकी आय बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ते हैं। अधिकांश लोगों के लिए नंबर एक खर्च करों का होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह आयकर है, लेकिन अधिकांश अमेरिकियों के लिए उनका सबसे बड़ा कर सामाजिक सुरक्षा है। एक कर्मचारी के रूप में ऐसा लगता है कि सामाजिक सुरक्षा कर और चिकित्सा कर की दर लगभग 7.5% है, लेकिन वास्तव में यह 15% है, क्योंकि नियोक्ता को सामाजिक सुरक्षा राशि के बराबर योगदान देना होता है। वास्तव में यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इसके अलावा आपको अभी भी सामाजिक सुरक्षा कर के लिए आपके वेतन से कटे हुए राशि पर आयकर अदा करना होता है, जो आपकी आय है, जिसे आपने कभी प्राप्त नहीं किया क्योंकि वह सीधे सामाजिक सुरक्षा में कट गया। युवा जोड़े के मामले में वापस लौटते हैं। अपनी आय बढ़ने के परिणामस्वरूप वे अपने सपनों का घर खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने घर में चले जाते हैं तो उनके पास एक नया कर होता है, जिसे संपत्ति कर कहा जाता है। फिर वे एक नई कार, नए फर्नीचर और नए उपकरण खरीदते हैं ताकि वे अपने नए घर के साथ मेल खा सकें। अचानक वे जागते हैं और उनके दायित्व का कॉलम बंधक और क्रेडिट कार्ड के ऋण से भर जाता है। उनके दायित्व बढ़ जाती हैं। वे अब चूहों की दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी एक बच्चा आता है और वे और मेहनत करने लगते हैं। यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। उच्च आय उच्च करों का कारण बनती है, जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। एक क्रेडिट कार्ड डाक में आता है, वे इसका उपयोग करते हैं और इसे अधिकतम कर देते हैं। एक लोन कंपनी फोन करती है और बताती है कि उनका सबसे बड़ा संपत्ति, उनका घर, मूल्य में बढ़ गया है। क्योंकि उनका क्रेडिट बहुत अच्छा है, कंपनी एक बिल कंसोलिडेशन लोन की पेशकश करती है और कहती है कि समझदारी यह है कि वे उच्च ब्याज उपभोक्ता ऋण को चुकता करें और इसके अलावा उनके घर पर ब्याज एक कर कटौती है। वे इस पर सहमत होते हैं और उन उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड को चुकता कर देते हैं। वे राहत की सांस लेते हैं। उनके क्रेडिट कार्ड चुकता हो गए हैं। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को अपने गृह ऋण में समाहित कर दिया है। उनकी किश्तें कम हो जाती हैं क्योंकि वे अपने ऋण को 30 वर्षों में फैला देते हैं। यह करने के लिए समझदारी है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे सेल चल रही है। वे अपने आप से वादा करते हैं कि वे बस विंडो शॉपिंग करेंगे, लेकिन वे एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, बस एहतियात के लिए। मैं इस युवा जोड़े से अक्सर मिलता हूं। उनके नाम बदलते हैं, लेकिन उनकी वित्तीय दुविधा वही रहती है। वे मेरी बातों को सुनने के लिए मेरे एक भाषण में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें और पैसे कमाने का तरीका बता सकते हैं? वे नहीं समझते कि उनकी परेशानी वास्तव में इस बात से है कि वे अपने पास जो पैसे हैं, उसे कैसे खर्च करते हैं। यह वित्तीय अशिक्षा और संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर न समझने के कारण है। अधिक पैसा अक्सर किसी की वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं करता। बुद्धिमत्ता समस्याओं का समाधान करती है। मेरे एक दोस्त का एक कहावत है जो वह बार बार कर्ज में डूबे लोगों से कहता है, यदि आपको लगता है कि आप एक गड्ढे में गिर गए हैं, खुदाई करना बंद करें। बचपन में मेरे पिता अक्सर हमें बताते थे कि जापानी 3 शक्तियों के बारे में जानते थे: तलवार की शक्ति, गहने की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है।
अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियन डॉलर खर्च किए हैं और इसके कारण यह दुनिया में एक शक्तिशाली सैन्य उपस्थिति है। गहना पैसे की शक्ति का प्रतीक है। कहावत में कुछ हद तक सच्चाई है। सुनहरे नियम को याद रखें। जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार यह आत्मज्ञान तीनों में सबसे बहुमूल्य था। अक्सर गरीब और मध्यम वर्ग पैसे की शक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करने देते हैं। सिर्फ उठकर और अधिक मेहनत करके यह सवाल नहीं करते कि जो वे कर रहे हैं क्या वह समझदारी है। वे हर सुबह काम पर जाते समय अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। पैसे को पूरी तरह से न समझकर अधिकांश लोग इसकी अद्भुत शक्ति को अपने ऊपर नियंत्रण करने की अनुमति देते हैं। यदि वे दर्पण की शक्ति का उपयोग करते तो वे अपने आप से पूछते, क्या यह समझदारी है? अक्सर अपने अंदर की बुद्धि उस प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय अधिकांश लोग भीड़ का पालन करते हैं। वे चीजें करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं। वे कॉन्फॉर्म करते हैं, सवाल नहीं करते। अक्सर वे बेवजह वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। विविधता लाएं। आपका घर एक संपत्ति है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। आपको अधिक कर्ज लेने पर कर में छूट मिलती है। एक सुरक्षित नौकरी लें, गलतियां न करें, जोखिम न लें। एक व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित, पेशेवर रूप से सफल और वित्तीय रूप से अशिक्षित हो सकता है। कहा जाता है कि सार्वजनिक बोलने का डर अधिकांश लोगों के लिए मृत्यु से बड़ा डर है। मनोचिकित्सकों के अनुसार सार्वजनिक बोलने का डर बहिष्कार के डर, अलग दिखने के डर, आलोचना के डर, उपहास के डर और बहिष्कृत होने के डर के कारण होता है। अलग होने का डर अधिकांश लोगों को अपनी समस्याओं को हल करने के लिए नए तरीकों की खोज करने से रोकता है। इसलिए मेरे शिक्षित पिता ने कहा कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि केवल तभी जब हम इसमें देखते हैं तो हम सत्य पाते हैं। डर ही मुख्य कारण है कि लोग कहते हैं, सुरक्षित खेलें। यह किसी भी चीज पर लागू होता है, चाहे वह खेल हो, रिश्ते हो, करियर हो या पैसा। इसी डर, बहिष्कार के डर के कारण लोग सामान्य रूप से स्वीकृत राय या लोकप्रिय प्रवृत्तियों का पालन करते हैं और सवाल नहीं करते। आपका घर एक संपत्ति है। एक बिल कंसोलिडेशन लोन लें और कर्ज से बाहर निकलें और अधिक मेहनत करें। यह एक पदोन्नति है। एक दिन मैं उपाध्यक्ष बनूंगा। पैसे बचाएं। जब मुझे बढ़ोतरी मिलेगी तो मैं हमें एक बड़ा घर खरीदूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित हैं। कई वित्तीय समस्याएं जोसेस के साथ बनाए रखने की कोशिश करने के कारण होती हैं। कभी कभी हमें सभी को दर्पण में देखना और अपनी अंदर की बुद्धि के प्रति सच्चे रहना चाहिए, न कि अपने डर के। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं होने लगीं। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और सप्ताहांत में माइक के पिता के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद अपने समय का कई घंटे उसके पिता के साथ एक टेबल पर बैठकर बिताते थे, जबकि वह अपने बैंकरों, वकीलों, लेखाकारों, दलालों, निवेशकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों के साथ बैठ के करते थे। यह एक ऐसा आदमी था जिसने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वह शिक्षित लोगों को निर्देशित, आदेशित और सवाल पूछ रहा था। वे उसके इशारे पर आते थे और जब वह उनकी स्वीकृति नहीं करता था तो वे डर जाते थे। यह एक ऐसा आदमी था जिसने भीड़ के साथ नहीं गया। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने विचार खुद करता था और इन शब्दों को नफरत करता था, हमें ऐसा करना है क्योंकि सभी दूसरे ऐसा करते हैं। उसे नहीं कर सकता शब्द भी पसंद नहीं था। यदि आप चाहते थे कि वह कुछ करें तो बस कहें, मुझे नहीं लगता कि आप इसे कर सकते हैं। माइक और मैंने उसके बैठकों में बैठकर जितना सीखा उतना हम स्कूल के सभी वर्षों में नहीं सीख पाए। कॉलेज को शामिल करके माइक के पिता किताबों में स्मार्ट नहीं थे,
लेकिन वह वित्तीय रूप से शिक्षित और सफल थे। उन्होंने हमें बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को नियुक्त करता है जो उससे अधिक बुद्धिमान होते हैं। इसलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों से सुनने और सीखने का लाभ मिला। लेकिन इस कारण से माइक और मैं अपने शिक्षकों द्वारा प्रचारित मानक डोगमा के साथ नहीं चल सके और इससे समस्याएं उत्पन्न हुई। जब भी शिक्षक कहते, यदि आप अच्छे अंक नहीं लाएंगे तो आप असली दुनिया में सफल नहीं होंगे, तो माइक और मैं बस अपनी भौहें उठाते थे। जब हमें कहा जाता कि निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करें और नियमों से न हटें, तो हम देख सकते थे कि स्कूल कैसे रचनात्मकता को हतोत्साहित करता है। हमने यह समझना शुरू किया कि हमारे अमीर पिता ने हमें क्यों कहा कि स्कूल अच्छे कर्मचारियों का उत्पादन करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, न कि नियोक्ताओं के लिए। कभी कभी माइक या मैं अपने शिक्षकों से पूछते कि जो हमने पढ़ा वह असली दुनिया में कैसे लागू होता है, या हम पैसे और इसके काम करने के तरीके के बारे में क्यों नहीं पढ़ते। आखिरी सवाल के जवाब में हमें अक्सर यह जवाब मिलता कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, कि यदि हम अपनी शिक्षा में उत्कृष्ट होंगे तो पैसा इसके बाद आएगा। जैसे जैसे हम पैसे की शक्ति के बारे में अधिक जानने लगे, हम शिक्षकों और अपने सहपाठियों से और अधिक दूर होते गए। मेरे अत्यधिक शिक्षित पिता ने कभी मेरे अंकों के बारे में मुझ पर दबाव नहीं डाला, लेकिन हमने पैसे के बारे में बहस करना शुरू कर दिया। जब मैं 16 साल का था तो शायद मेरे पास पैसे के साथ अपने दोनों माता पिता से कहीं बेहतर नींव थी। मैं किताबें रख सकता था। मैंने टैक्स लेखाकारों, कॉरपोरेट वकीलों, बैंकरों, रियल एस्टेट ब्रोकरों, निवेशकों आदि को सुना। इसके विपरीत मेरे पिता अन्य शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हमारा घर उनका सबसे बड़ा निवेश है। जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे क्यों लगता है कि एक घर एक अच्छा निवेश नहीं है, तो एक नकारात्मक बहस हुई। मेरे अमीर पिता और मेरे गरीब पिता के बीच उनके घरों के प्रति धारणाओं के अंतर था। एक पिता ने सोचा कि उसका घर एक संपत्ति है, जबकि दूसरे पिता ने इसे एक दायित्व माना। मुझे याद है जब मैंने अपने पिता के लिए चित्र बनाया, जिसमें मैंने उन्हें नकद प्रवाह की दिशा दिखाई। मैंने उन्हें घर के मालिकाने के साथ आने वाले सहायक खर्चों के बारे में भी बताया। एक बड़ा घर मतलब बड़ा खर्च, और नकद प्रवाह खर्च कॉलम के माध्यम से लगातार बाहर जाता रहा। आज लोग अभी भी मुझसे इस विचार पर सवाल करते हैं कि एक घर संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि कई लोगों के लिए यह उनका सपना और सबसे बड़ा निवेश है, और अपना खुद का घर होना कुछ न होने से बेहतर है। मैं बस इस लोकप्रिय धारणा को देखने का एक वैकल्पिक तरीका पेश करता हूं। यदि मेरी पत्नी और मैं एक बड़ा चमकदार घर खरीदे, तो हमें एहसास होगा कि यह एक संपत्ति नहीं होगी। यह एक दायित्व होगा, क्योंकि यह हमारे जेब से पैसे निकाल लेगा। तो यहाँ मेरा तर्क है। मैं वास्तव में उम्मीद नहीं करता कि अधिकांश लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका घर एक भावनात्मक चीज है, और जब पैसे की बात आती है तो उच्च भावनाएं वित्तीय बुद्धिमत्ता को कम कर देती हैं। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब बात घरों की आती है तो अधिकांश लोग अपने जीवन का अधिकांश समय एक ऐसे घर के लिए भुगतान करने में काम करते हैं जिसे वे कभी भी अपने नाम नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोग हर कुछ साल में एक नया घर खरीदते हैं, हर बार पिछले घर का भुगतान करने के लिए एक नया 30 साल का ऋण लेकर। हालांकि लोग बंधक भुगतान पर ब्याज के लिए कर में छूट प्राप्त करते हैं, लेकिन वे अपने अन्य सभी खर्चों का भुगतान बाद के करों के पैसे से करते हैं, यहाँ तक कि बंधक चुकाने के बाद भी। मेरी पत्नी के माता पिता तब चौंक गए जब उनके घर के संपत्ति कर $1000 प्रति माह बढ़ गए। यह तब था जब वे सेवानिवृत्त हो गए थे, इसलिए यह वृद्धि उनके सेवानिवृत्ति बजट पर दबाव डालती है और उन्हें स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ा।
घरों की मूल्य वृद्धि हमेशा नहीं होती। मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो एक घर के लिए $1 मिलियन के ऋणी हैं, जो आज बहुत कम में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान वे होते हैं जो चूक गए अवसरों के कारण होते हैं। यदि आपका सारा पैसा आपके घर में बंधा हुआ है, तो आपको और अधिक मेहनत करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, क्योंकि आपका पैसा खर्च कॉलम से बाहर जाता रहता है, बजाय इसके कि वह संपत्ति कॉलम में जुड़ता रहे। क्लासिक मध्यम वर्ग का नकद प्रवाह पैटर्न। यदि एक युवा जोड़ा शुरू में अपनी संपत्ति कॉलम में अधिक पैसा डाले, तो उनके बाद के वर्ष अधिक आसान हो जाएंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ेंगी और खर्चों को कवर करने में मदद के लिए उपलब्ध होंगी। अक्सर एक घर केवल बढ़ते खर्चों को चुकाने के लिए गृह इक्विटी ऋण लेने का एक साधन बन जाता है। संक्षेप में, एक महंगे घर के मालिक होने के निर्णय का परिणाम निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय व्यक्ति को कम से कम निम्नलिखित 3 तरीकों से प्रभावित करता है। 1. समय की हानि, जिसके दौरान अन्य संपत्तियां मूल्य में बढ़ सकती थीं। 2. अतिरिक्त पूंजी की हानि, जिसे उच्च देखभाल व्यय के भुगतान के बजाय निवेश किया जा सकता था, जो सीधे घर से संबंधित है। 3. शिक्षा की हानि। बहुत बार लोग अपने घर, बचत और सेवानिवृत्ति योजनाओं को अपनी संपत्ति कॉलम में सब कुछ मानते हैं। चूंकि उनके पास निवेश के लिए पैसा नहीं होता, वे बस निवेश नहीं करते। इससे उन्हें निवेश का अनुभव नहीं मिलता। अधिकांश कभी भी निवेश की दुनिया में परिष्कृत निवेशक नहीं बनते। और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले परिष्कृत निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो फिर इन्हें सुरक्षित खेल रहे लोगों को बेच देते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि घर मत खरीदो। जो मैं कह रहा हूं वह यह है कि आपको संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर समझना चाहिए। जब मुझे एक बड़ा घर चाहिए होता है, तो मैं पहले ऐसे संपत्तियां खरीदता हूं जो घर के लिए नकद प्रवाह उत्पन्न करेंगी। मेरे शिक्षित पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण उस व्यक्ति के जीवन को सबसे अच्छे से दर्शाता है जो चूहा दौड़ रैट रेस में फंसा हुआ है। उसके खर्च उसकी आय के बराबर हैं, जिससे उसे संपत्तियों में निवेश करने के लिए कभी भी पर्याप्त पैसा नहीं बचता। नतीजतन उसकी देनदारियां उसकी संपत्तियों से अधिक हैं। बाईं ओर का निम्नलिखित आरेख मेरे गरीब पिता के आय विवरण को दर्शाता है। यह 1000 शब्दों के बराबर है। यह दिखाता है कि उसकी आय और खर्च समान हैं, जबकि उसकी देनदारियां उसकी संपत्तियों से अधिक हैं। दाईं ओर मेरे अमीर पिता का व्यक्तिगत वित्तीय विवरण एक ऐसे जीवन के परिणामों को दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्व को कम करने के लिए समर्पित है। अमीर क्यों अमीर बनते हैं? मेरे अमीर पिता के वित्तीय विवरण की समीक्षा करने से पता चलता है कि अमीर क्यों अमीर बनते हैं। उनकी संपत्ति कॉलम इतना अधिक आय उत्पन्न करती है कि यह खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त है, और बाकी को संपत्ति कॉलम में फिर से निवेश किया जाता है। इस प्रकार संपत्ति कॉलम बढ़ता रहता है, और इसलिए जो आय यह उत्पन्न करता है वह भी इसके साथ बढ़ती है। नतीजा यह है कि अमीर और भी अमीर होते जाते हैं। मध्यम वर्ग क्यों संघर्ष करता है? मध्यम वर्ग लगातार वित्तीय संघर्ष की स्थिति में होता है। उनकी मुख्य आय उनके वेतन के माध्यम से होती है। जैसे जैसे उनकी वेतन में वृद्धि होती है, वैसे वैसे उनके कर भी बढ़ते हैं। उनके खर्च आमतौर पर उनके वेतन में वृद्धि के अनुपात में बढ़ते हैं। इसी कारण से इसे चूहों की दौड़ कहा जाता है। वे अपने घर को अपनी प्राथमिक संपत्ति के रूप में मानते हैं, बजाय इसके कि वे आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करें। यह पैटर्न अपने घर को एक निवेश के रूप में मानने और यह दर्शन की वेतन वृद्धि का मतलब है कि आप एक बड़ा घर खरीद सकते हैं या अधिक खर्च कर सकते हैं, आज के कर्ज में डूबे समाज की नींव है। बढ़ती हुई खर्च परिवारों को अधिक कर्ज और वित्तीय अनिश्चितता में धकेल देती है, हालांकि वे अपने काम में प्रगति कर रहे होते हैं और नियमित रूप से वेतन बढ़ा रहे होते हैं। यह कमजोर वित्तीय शिक्षा के कारण उच्च जोखिम वाला जीवन है।
हाल के समय में नौकरी के बड़े नुकसान ने साबित कर दिया है कि मध्यम वर्ग वास्तव में वित्तीय रूप से कितना अस्थिर है। कंपनी पेंशन योजनाएं 401 के योजनाओं से बदल रही हैं। सोशल सिक्योरिटी स्पष्ट रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का स्रोत मानकर नहीं चलाया जा सकता। मध्यम वर्ग के लिए पैनिक फैल चुका है। आज म्यूचुअल फंड लोकप्रिय हैं क्योंकि वे कथित तौर पर सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। औसत म्यूचुअल फंड खरीदार अपने करों और बंधक चुकाने, अपने बच्चों की कॉलेज की बचत करने और क्रेडिट कार्ड चुकाने में इतने व्यस्त होते हैं कि उनके पास निवेश का अध्ययन करने का समय नहीं होता। इसलिए वे म्यूचुअल फंड के प्रबंधक की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके अलावा चूंकि म्यूचुअल फंड में कई प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनका पैसा अधिक सुरक्षित है क्योंकि यह विविधित है। यह शिक्षित मध्यम वर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकरों और वित्तीय योजनाकारों द्वारा दिए गए सिद्धांत पर विश्वास करता है। सुरक्षित खेलें, जोखिम से बचें। वास्तविक त्रासदी यह है कि प्रारंभिक वित्तीय शिक्षा की कमी ही औसत मध्यम वर्ग के लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिम को पैदा करती है। उन्हें सुरक्षित खेलना पड़ता है क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति अधिकतर अस्थिर होती है। उनके बैलेंस शीट संतुलित नहीं होते, इसके बजाय वे दायित्व से भरे होते हैं और उनके पास कोई वास्तविक संपत्ति नहीं होती जो आय उत्पन्न कर सके। आमतौर पर उनकी एकमात्र आय का स्रोत उनका वेतन होता है। उनकी आजीविका पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर हो जाती है। इसलिए जब वास्तविक जीवन के सौदे आते हैं तो ये लोग उनसे लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि वे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, अधिकतम करों का भुगतान कर रहे होते हैं और कर्ज में डूबे होते हैं। जैसा कि मैंने इस अनुभाग की शुरुआत में कहा, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर जानें। एक बार जब आप अंतर को समझ लेते हैं तो आय उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को खरीदने में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें। यही धनवान बनने की दिशा में शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहें और आपकी संपत्ति का कॉलम बढ़ेगा। देनदारियों और खर्चों को नीचे रखें ताकि अधिक पैसा संपत्ति कॉलम में लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। जल्द ही संपत्ति का आधार इतना मजबूत हो जाएगा कि आप अधिक सट्टा निवेश पर विचार कर सकते हैं। ऐसे निवेश जिनका लाभ 100% से अनंत तक हो सकता है। $5000 का निवेश जो जल्दी ही $1 मिलियन या उससे अधिक में बदल जाता है। ऐसे निवेश जिन्हें मध्यम वर्ग बहुत जोखिम भरा मानता है। वित्तीय रूप से शिक्षित व्यक्ति के लिए निवेश जोखिमपूर्ण नहीं होता। एक कर्मचारी जो घर का मालिक भी है। आपकी कार्यात्मक गतिविधियां आमतौर पर निम्नलिखित होती हैं। 1. आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी अपने व्यवसाय के मालिक या शेयरधारकों को अमीर बनाते हैं, न कि खुद को। आपकी मेहनत और सफलता मालिक की सफलता और रिटायरमेंट के लिए मदद करती है। 2. आप सरकार के लिए काम करते हैं। सरकार आपके वेतन से अपना हिस्सा पहले ही ले लेती है। इससे पहले कि आप इसे देख सकें, अधिक मेहनत करके आप केवल सरकार द्वारा लिए गए कर की राशि को बढ़ाते हैं। अधिकांश लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। 3. आप बैंक के लिए काम करते हैं। करों के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका बंधक और क्रेडिट कार्ड का कर्ज होता है। सिर्फ कठिन परिश्रम करने की समस्या यह है कि इन 3 स्तरों में से प्रत्येक आपके बढ़ते प्रयासों का बड़ा हिस्सा ले लेता है। आपको यह सीखने की आवश्यकता है कि कैसे अपने बढ़ते प्रयासों का लाभ सीधे अपने और अपने परिवार को मिले। एक बार जब आप अपने व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेते हैं, यानी बड़े वेतन के बजाय संपत्तियां अधिग्रहित करने पर ध्यान केंद्रित करना, तो आप अपने लक्ष्यों को कैसे निर्धारित करते हैं? अधिकांश लोगों को अपनी नौकरी बनाए रखनी पड़ती है और संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए अपने वेतन पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे जैसे उनकी संपत्तियां बढ़ती हैं, वे अपनी सफलता की मात्रा को कैसे मापते हैं?
कोई कब जानता है कि वे अमीर हैं, कि उनके पास धन है। मेरे पास संपत्तियों और दायित्व की अपनी परिभाषाएं हैं, और मेरे पास धन की भी अपनी परिभाषा है। वास्तव में मैंने इसे एक आदमी रॉबर्ट बकमिंस्टर फुलर से लिया। कुछ लोग उन्हें पागल कहते हैं और अन्य उन्हें प्रतिभाशाली मानते हैं। वर्षों पहले उन्होंने एक भूगर्भीय गुंबद के लिए एक पेटेंट के लिए आवेदन किया, जिससे आर्किटेक्ट्स में हलचल मच गई थी। लेकिन आवेदन में फुलर ने धन के बारे में भी कुछ कहा। शुरुआत में यह काफी भ्रमित करने वाला था, लेकिन इसे पढ़ने के बाद यह कुछ समझ में आने लगा। धन वह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को भविष्य में कितने दिनों तक जीवित रहने की अनुमति देती है, या अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जीवित रह सकता हूं। शुद्ध संपत्ति के विपरीत जो आपके संपत्तियों और दायित्व के बीच का अंतर है, जो अक्सर किसी व्यक्ति की महंगी फालतू चीजों और चीजों के मूल्य के बारे में राय से भरी होती है, यह परिभाषा एक सच्चे सटीक माप विकसित करने की संभावना पैदा करती है। अब मैं माप सकता था और जान सकता था कि मैं अपने वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य के संदर्भ में कहाँ खड़ा हूँ। हालांकि शुद्ध संपत्ति अक्सर गैरनकद उत्पन्न करने वाली संपत्तियों को शामिल करती है, जैसे वह सामान जो आपने खरीदा है और अब आपके गैरेज में पड़ा है। धन यह मापता है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है, और इस प्रकार आपकी वित्तीय जीवित रहने की क्षमता। धन संपत्ति कॉलम से नकद प्रवाह की उस माप है जो खर्च कॉलम के साथ तुलना की जाती है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास संपत्ति कॉलम से $1000 का नकद प्रवाह है और मेरी मासिक खर्च $2000 है। मेरा धन क्या है? फिर से बकमिस्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का उपयोग करते हुए मैं कितने दिनों तक जीवित रह सकता हूं? एक 30 दिन के महीने के अनुसार मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त नकद प्रवाह है। जब मैं अपनी संपत्तियों से $2000 का मासिक नकद प्रवाह प्राप्त कर लूंगा तो मैं अमीर हो जाऊंगा। तो जबकि मैं अभी अमीर नहीं हूं, मैं धनवान हूं। अब मेरे पास हर महीने ऐसे संपत्तियों से उत्पन्न होने वाला आय है जो मेरी मासिक खर्चों को पूरी तरह से कवर करता है। यदि मैं अपनी खर्चों को बढ़ाना चाहता हूं तो पहले मुझे अपने नकद प्रवाह को बढ़ाना होगा ताकि इस स्तर के धन को बनाए रख सकूं। यह भी ध्यान दें कि इसी बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर निर्भर नहीं हूं। मैंने एक संपत्ति कॉलम बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इसमें सफल रहा हूं, जिसने मुझे वित्तीय स्वतंत्रता दिलाई है। यदि मैं आज अपनी नौकरी छोड़ दूं तो मैं अपनी मासिक खर्चों को अपनी संपत्तियों से मिलने वाले नकद प्रवाह से कवर कर सकता हूं। मेरा अगला लक्ष्य होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त अधिशेष नकद प्रवाह को फिर से संपत्ति कॉलम में निवेशित किया जाए। जितना अधिक पैसा मेरी संपत्ति कॉलम में जाएगा, मेरी संपत्ति कॉलम उतनी ही अधिक बढ़ेगी। जितनी अधिक मेरी संपत्तियां बढ़ेंगी, उतना ही अधिक मेरा नकद प्रवाह बढ़ेगा। और जब तक मैं अपनी खर्चों को इन संपत्तियों से प्राप्त नकद प्रवाह से कम रखता हूं, मैं अपनी शारीरिक श्रम के अलावा अन्य स्रोतों से अधिक आय के साथ अमीर होता जाऊंगा। जैसे जैसे यह पुनः निवेश की प्रक्रिया जारी रहती है, मैं अमीर बनने की दिशा में अच्छी तरह से बढ़ रहा हूं। बस इस सरल अवलोकन को याद रखें। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीबों के पास केवल खर्च होते हैं। मध्यवर्ग वे दायित्व खरीदता है जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। तो मैं अपनी खुद की व्यावसायिक गतिविधियों पर ध्यान कैसे केंद्रित करूं? इसका उत्तर क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की सुनें।